आखिर ज्यादातर इंडियन मॉन्यूमेंट्स हॉन्टेड क्यों होते जा रहे हैं और साल 2025 में हम इंसान फिर से घरों में बंद क्यों हो सकते हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर इस पूरी दुनिया से स्मार्टफोन गायब क्यों होने वाले हैं। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। गाइस देखो, इंडिया में ना साल 1986 से लेकर साल 1991 तक बहुत से लोगों ने एक ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया जिसमें वो 72 घंटे या फिर उससे भी ज्यादा ना 50, 80 या फिर 100 से भी ज्यादा जहरीले सांपों के बीच में बैठ जाया करते थे, जिसके बाद वो दुनिया को ये बता देते कि देखो जी हम कितने ज्यादा बहादुर हैं। बट टेक्निकली क्या आपको पता है कि ये कोई बहादुरी नहीं बल्कि साइंस की एक ऐसी समझ थी जिसके बारे में आज तक लोग बहुत कम जानते हैं। असल में देखो गाइस, ये जो सांप होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि इन्हें हम इंसानों को काटने में बहुत ज्यादा मजा आता है। देखो सच्चाई तो ये है कि जब भी कोई भी स्नेक किसी भी इंसान या फिर एनिमल को काटता है ना, तो भाई वो अपनी जान खुद जोखिम में डाल लेता है। क्योंकि देखो गाइस, ये बात साइंटिफिकली प्रूफ है कि जब भी कोई भी स्नेक किसी भी इंसान को काटकर अपने जहर को हमारे अंदर इंजेक्ट करता है ना, तो भाई उसे हद लेवल वाला दर्द होता है। इसके साथ ही उसकी एनर्जी कुछ घंटों के लिए बिल्कुल ही खत्म सी भी हो जाएगी। और इसके साथ ही देखो, सांप की बॉडी के अंदर भाई कोई जहर बनाने वाली फैक्ट्री तो लगी हुई नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे ही सांप किसी भी इंसान या फिर एनिमल में अच्छी खासी क्वांटिटी में जहर को इंजेक्ट करेगा, तो भाई उसे वो जहर दोबारा से बनाने में ना कम से कम 15 से 25 दिनों का समय लगेगा, और वो भी तब जब सांप जो है वो काफी ज्यादा यंग हो। अब आप मुझे खुद से बताओ कि अगर इस टाइम पीरियड के दौरान सांप के सामने कोई भी दूसरा बड़ा शिकारी आ जाता है, तो भाई वो तो एक तरीके से निहत्था ही हो गया ना। और देखो, यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए कोई भी सांप आपको तब तक नहीं काट सकता भाई साहब जब तक आप उसे उकसाएंगे नहीं। अगर आप शांति से एक जगह पर बैठे हुए हैं, धीरे धीरे सांसें ले रहे हैं, तो भाई साहब खुद साइंस इस बात को मानती है कि सांप अपनी पूरी जिंदगी आपको कभी भी नहीं काट सकता। तो देखो गाइस, नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी भी जहरीले सांपों के बीच फंस जाते हो ना, तो बस अपने आप को शांत रखिएगा, वो सांप आपका बाल भी बांका नहीं करेगा। गाइस, लास्ट वीडियो पर हमारे भाई ने मुझसे ये पूछा था कि भाई सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें एक लेडी के सर से ना बहुत ज्यादा स्मोक निकल रहा है, क्या ये वीडियो फेक है या फिर रियल है। वेल गाइस, अगर बात में इस वीडियो क्लिप की करूं तो देखो ये 100% रियल है। तो अब आपके दिमाग में ये बात तो जरूर आई होगी कि भाई अगर ये चीज रियल है तो आखिर इस वीडियो में इंसान का एक सर गर्म तवे की तरह रिएक्ट कर ही क्यों रहा है। तो देखो गाइस, पहली बात तो एक नेचुरल फिनोमेना होता है। दूसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जो ये फिनोमेना होता है ना, उसे एक मर्द अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी फेस नहीं करता है। अब आखिर क्या है पूरा माजरा, चलो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको समझाता हूं। तो देखो गाइस, जब भी एक लेडी ना एक सर्टेन एज से बड़ी हो जाती है ना, तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है जिसको कि मेनोपॉज कहा जाता है। तो उस कंडीशन में ना कुछ टाइम तक उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल होता है वो बुरी तरीके से ड्रॉप कर जाता है। अब देखो, इससे क्या होता है कि जो लेडीज होती है ना, उनमें ये हार्मोन जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने वाले ऑर्गन को कंट्रोल करने का काम करता है। अब देखो, इस कंडीशन में जो हाइपोथैलेमस है, यानी कि जो लेडीज के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है ना, उसे प्रॉपर तरीके से एस्ट्रोजन हार्मोन तो मिल नहीं पा रहा। तो उस सिचुएशन में भाई ये ऑर्गन है ना पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। और देखो, उस सिचुएशन में ना ये अक्सर लेडीज की अपर बॉडी लाइक चेस्ट में, नेक में या फिर सर के टेम्परेचर को कुछ सेकंड्स के लिए या फिर कुछ मिनट्स के लिए ना काफी ज्यादा शूट अप कर देता है। अब देखो, बात अगर मैं इस वीडियो क्लिप की करूं तो यहाँ पर जो ये लेडी बैठी हुई है उनके सर पर बाल नहीं है। दूसरा, आसपास का टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडा है, जिसकी वजह से जैसे उनका जो सर का टेम्परेचर है वो कुछ मिनट्स के लिए शूट अप कर गया, हमें कुछ इस तरीके का एक अजीब सा फिनोमेना देखने को मिल गया। लेकिन देखो गाइस, प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि हमारा खुद का जो एजुकेशन सिस्टम है ना भाई, वो इस तरीके की नॉलेज देने में ना अपने नाक मुंह सिकोड़ लेता है। और यही वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए भाई 100 में से 99 लोगों को ना इस फिनोमेना की भनक तक नहीं होगी। गाइस देखो, अभी ना आप एक काम करना, आप अपनी आईबॉल्स को ना ऐसे राइट लेफ्ट ऐसे मूव करो। क्या आपको कोई भी आवाज सुनाई देती है? आई एम डैम श्योर 99% लोगों को कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी होगी, लेकिन 1% लोगों को भैया कुछ ना कुछ सुनाई जरूर दिया होगा। अब वो क्या सुनाई दिया होगा, क्यों सुनाई दिया होगा, चलिए इस सीक्रेट से आज पर्दा उठा ही देता हूं। तो देखिए गाइस, हमारी जो ये बॉडी होती है ना भाई, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मशीनरी है जिसमें हर सेकंड ना भाई कुछ ना कुछ चल रहा है। मतलब देखो, हमारी नसों में खून बह रहा है, हमारे कानों के अंदर के जो फ्लूइड्स हैं वो हिल डुल रहे हैं, हमारी आंखों की जो आईब्रोज हैं या फिर हमारी आंखों की जो आईबॉल्स हैं वो इधर उधर घूमते हुए वाइब्रेशन को जनरेट कर रही हैं। और देखो, ऐसा नहीं है कि इन सारी चीजों की आवाज या वाइब्रेशन होती नहीं है, बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि हमारा जो दिमाग होता है और उसमें जो ऑडिटोरी कॉर्टेक्स होता है ना, वो ना हमारी बॉडी की इन प्रोसेसिंग की आवाजों को पूरे तरीके से इग्नोर कर देता है। और देखो, ऐसा करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा दिमाग इन आवाजों को फिल्टर करके इग्नोर नहीं करेगा ना, तो भाई साहब कोई भी इंसान 2 से 3 दिन के अंदर भाई पागल सा हो जाएगा। लेकिन इससे उलट क्या आपको पता है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके दिमाग का ये ऑडिटोरी कॉर्टेक्स है ना भाई, वो कभी भी सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो उनका जो दिमाग है ना इन आवाजों को कभी भी इग्नोर नहीं करता है। अब इससे क्या होगा कि उनको परमानेंटली अपने कानों के अंदर की अजीब सी आवाजें, पुतली के मूव होने की आवाजें,
नसों में खून बहने की आवाजें, मतलब ये सारी ही अजीबोगरीब आवाजें ना भाई 24 घंटे लगातार सुनाई देती हैं, जिसको कि मेडिकल टर्म में ऑडिटरी परसेप्शन के नाम से जाना जाता है। और मतलब देखो यार, ये बीमारी इतनी ज्यादा अजीब होती है ना, आप खुद से अंदाजा लगाओ कि 24 घंटे आपके दिमाग में एक अजीब सी आवाज बजे ही चली जा रही है। और अब भी अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो तो भाई मैंने एक छोटा सा काम किया है, मैंने एआई की हेल्प से कुछ उसी तरीके की आवाज को बनाने का ट्राई किया है, जिससे आपको भी अंदाजा लग सके कि भाई वो लोग जो है ना वो कितने बड़े डिजास्टर को हर मिनट फेस करते हैं। मतलब शायद अब समझे ना आप। वैसे अगर मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। गाइस, बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत से लोगों के मुंह से ये सुना है कि भाई जो अपने निकोला टेस्ला थे ना, वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेसली एक सिटी से दूसरी सिटी भेज देते थे। एंड ऑनेस्टली भाई जब मैंने इसके बारे में सुना है ना, मेरे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मतलब भाई इलेक्ट्रिसिटी को हवा में कैसे ट्रांसमिट किया जा सकता है, और ट्रांसमिट कर भी दिया तो भाई बर्ड्स का क्या होगा, या अगर हम इंसानों को वो इलेक्ट्रिसिटी छू गई तो भाई हमारा क्या होगा। एंड ऑनेस्टली भाई इसका ना प्रॉपर जवाब मुझे कभी भी नहीं मिला, और आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ये कंफ्यूजन जो वो हमेशा ही रहा होगा। तो चलो आज पहली बार इस प्रोजेक्ट को लेकर आपके ए से लेकर जेड तक के सारे ही डाउट्स को एक ही झटके में खत्म करता हूं। तो देखो गाइस, ये जो टेस्ला थे ना, उन्होंने एक बेहद ही एडवांस टेस्ला कॉइल बनाया था जो कि बेहद ही आसानी से हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स पर एक करंट को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता था। मतलब अगर देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको इस चीज को समझाऊं, आप फोन का इस्तेमाल करते हो ना, फोन क्या करता है, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है, वो आपकी आवाज को रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करता है, वो रेडियो वेव्स दूसरे रिसीवर पर जाती हैं और वहां पर वो दोबारा से आवाज में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब देखो सेम ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये मिलता जुलता यही काम कर रहा था। बस अब इसमें क्या था कि फोन में क्या हो रहा था कि रेडियो वेव्स की लो फ्रीक्वेंसी को यूज किया जा रहा था, बट टेस्ला के इस प्रोजेक्ट में ना बस रेडियो वेव की हाई फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए लो वोल्टेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा था। अब इससे क्या होगा, तो मान लो एक टावर ने हाई फ्रीक्वेंसी पर लो वोल्टेज को एक सिटी से थ्रो किया, जबकि दूसरी सिटी में भाई क्या है, रिसीविंग टावर लगी हुई है। जैसे ही वो इस सिग्नल को रिसीव करेगी ना, वो इसी को ही प्रोसेस करके हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगी। और यहां तक आपको इस पूरे ही प्रोजेक्ट का जो बेसिक प्रिंसिपल है भाई वो पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। बेसिकली आज आप अपने फोन का इस्तेमाल कर रहे हो ना, बस उसी का ही अपग्रेडेड वर्जन था। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि भाई जब इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज हवा में ट्रेवल करेगी तो हम इंसानों और पक्षियों का क्या होगा। तो देखो गाइस, इसे समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में समझना होगा। अब यहां पर मैं देखो कोई हाई फाई साइंटिफिक टर्म उठाकर नहीं फेंकूंगा, बल्कि मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि सभी लोग इसे समझ पाएं। और देखो रेजोनेंस का अगर बिल्कुल सिंपल मतलब मैं आपको समझाऊं तो वो होता है कंपन, यानी कि वाइब्रेशन। तो देखो हर एक लिविंग स्पीशी, लाइक हम इंसान हो गए, जानवर हो गए, या फिर चलो नॉन लिविंग स्पीशी भी उठा लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, तो उनमें क्या होता है ना, मॉलिक्यूलर लेवल पर रेजोनेंस होता है। अब रेजोनेंस की भाई एक बहुत अच्छी सी क्वालिटी होती है, और वो ये होती है गाइस कि मान लो हम इंसान है, हमारी बॉडी की जो रेजोनेंस है ना, उससे अलग रेजोनेंस का कोई भी सिग्नल आप अगर हमारी बॉडी के अंदर से कितनी बार भी निकालो, बाहर निकालो, फिर घुसेड़ लो, निकाल लो, हमारी बॉडी पर उसका रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। और एक्चुअली में टेस्ला का ये प्रोजेक्ट इसी प्रिंसिपल पर आधारित था। असल में गाइस टेस्ला ने एक बेहद ही यूनिक पैटर्न की रेजोनेंस को क्रिएट करके उन सिग्नल्स को अर्थ के आयनोस्फीयर में भेजने वाले थे। अब देखो ये जो आयनोस्फीयर है, जिसे आयन मंडल भी कहा जाता है, ये हमारी अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है ना, उसकी सबसे ऊपरी परत होती है। अब देखो सिग्नल तो उस ऊपरी परत में चलते, पहली बात तो। दूसरा, उनका रेजोनेंस भी हम लिविंग स्पीशीज से ना पूरे तरीके से अलग होता। तो इस कंडीशन में अगर मतलब साइंटिफिकली इस पूरे पैटर्न को देखा जाए तो जी हां, बिना इंसान, बिना जानवर, बिना बर्ड्स को हार्म करे हम इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते थे। तो अब लास्ट में इस चीज के ऊपर बात करते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट भाई इतना ज्यादा सक्सेसफुल था तो इसे ड्रॉप क्यों किया गया। तो देखो गाइस, इन सारी चीजों के लिए ना टेस्ला को बहुत बड़े फंड की जरूरत थी और उन्हें फंड देने का काम किया जेपी मॉर्गन ने। लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी सी हो गई कि साहब जेपी मॉर्गन साहब ने एक बहुत गंदा गेम टेस्ला के साथ खेल दिया। एक्चुअली में गाइस मॉर्गन साहब की कंपनी उस समय वायर बनाने की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक कंपनी मानी जाती थी। अब अगर वो टेस्ला को फंड कर देते और इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेस कर दिया जाता तो भाई जेपी मॉर्गन तो देखते देखते सड़क पर आ जाते ना। इसीलिए उन्होंने मरते दम तक, मतलब टेस्ला जब तक जिंदा रहे, उन्हें कभी भी इतने फंड्स प्रोवाइड ही नहीं करे कि टेस्ला इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाए। अब यहां पर आप टेस्ला के जो दिमाग की है उसको सल्यूट कर सकते हैं, क्योंकि भाई देखो उनके जाने के बावजूद भी ना आज तक भी हमारे रिसर्चर भाई समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली में उन्होंने इन तरीके के कॉइल्स को बनाया कैसे था। और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए आज तक भी इलेक्ट्रिसिटी के मामले में भाई हमें ट्रेडिशनल वायर्स का इस्तेमाल ही करना पड़ता है।
विच इज रियली सैड। तो गाइस देखो, अब जो मैं बोलने वाला हूं ना उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, लेकिन अब देखो क्या है ना कि साल 2025 आने वाला है और शायद साल 2025 में हमें कुछ ऐसी झलकें देखने को मिल जाएं जो हमें साल 2020 में देखने को मिली थी। वेल, अब इतनी अजीब सी बात मैं क्यों बोल रहा हूं, चलो वो बताता हूं। तो देखो भाई लोगों, सीन कुछ ऐसा है कि साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया की क्वीनलैंड्स पब्लिक हेल्थ वायरोलॉजी लैबोरेटरी से ना 300 से भी ज्यादा डेडली वायरसेस के सैंपल्स ऐसे गायब हो गए थे जिन्हें अगर बाई चांस रेप्लिकेट कर दिया जाए तो भाई साहब ये पूरी धरती पर मौजूद इंसानों को ना सिर्फ 6 महीने में ही खत्म करके एक साइड में पटक सकते हैं। अब यहां तक की स्टोरी सुनने के बाद आपके दिमाग में यह आया होगा कि आकाश भाई साल 2021 में चुराए गए थे, 2024 खत्म होने वाला है, अब अचानक से ये चीज हमारे सामने क्यों ला रहे हो। तो देखो गाइस, ये जो 300 वायरसेस लैब से चुराए गए थे ना, उसमें हेंड्रा वायरस, लाइसा वायरस और हेंट्रा वायरस भी मौजूद थे। और रिसेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया के आसपास के कुछ रीजन्स में ना लोगों के अंदर इन तरीके के वायरस के सैंपल्स अब हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए भले साल 2021 में ये जो वायरस थे वो चुराए गए थे, लेकिन रिसेंट टाइम में जो आर्टिकल्स या जो न्यूज हमें देखने को मिल रही है उससे भली भांति हमें समझ में आता है कि भाई इनको अब रेप्लिकेट ना वो आज की डेट में किया जा रहा है। तो देखो, ये बेफिजूल वाला तर्क तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल भी नहीं होगा कि क्या 2025 आसानी से निकलने वाला है। नहीं, मैं तो नहीं मानता हूं। अगर ये चीजें बढ़ती हुई चली गई तो शायद 2020 के ऐसे ग्लिम्स नजर आए जो शायद आप और मैं नहीं चाहते कि पूरी दुनिया में दोबारा से हों। बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी ढंग से इस चीज को कवर कर ही नहीं रहा है। गाइस, आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस टेक्नोलॉजी पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं तो शायद आप एक ही झट में बोले भाई स्मार्टफोन। बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आगे आने वाले कुछ ही समय में आपका जो स्मार्टफोन है ना भाई, ये मार्केट से पूरे ही तरीके से गायब होने वाला है। हाँ, मुझे पता है, मैं से बहुत से लोग ये बोल लोगे कि क्या आकाश भाई बिना सिर पैर की बात कर रहे हो, मतलब कुछ भी फेंक रहे हो। नहीं भाई, फेंक बिल्कुल भी नहीं रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं, चलो उसे प्रूफ करके भी दिखाता हूं। तो देखो गाइस, जैसे हर एक चीज का पैटर्न होता है ना, ठीक उसी तरीके से हम इंसानों ने जितनी भी टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट किया उसका भी देखो एक लाइफ साइकिल वाला पैटर्न होता है, जिसमें हम लोग क्या है नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते हैं, फिर उसमें कई सालों तक मॉडिफिकेशन करते हैं, देन आगे जाकर वो टेक्नोलॉजी किसी नई टेक्नोलॉजी से रिप्लेस हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको याद हो ना तो भाई देखो, शुरू में ना बहुत बड़े बड़े रेडियो ट्रांजिस्टर्स आते थे, मतलब प्रॉपर आपको एक मेज चाहिए होती, टेबल जिसके ऊपर आप उसे रख सके। उसके बाद क्या हुआ, हमने उसमें इनोवेशन करना शुरू करा और हमने उसको पॉकेट साइज का बना लिया। देन उस टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दिया टीवी ने। अब टीवी की भी बात करूं तो आपको याद होगा कि शुरुआती दौर में क्या होता था, बहुत बड़े बड़े टीवी आते थे जिनकी वो बैक से भी चीजें बाहर से निकली होती थी। देन उसके बाद क्या हुआ, टीवी फ्लैट हो गए। आज की डेट में टीवी को रिप्लेस कर रहे हैं स्मार्ट टीवी। आगे आने वाले सिचुएशन में अगर आप इसी पैटर्न को आगे देखोगे तो टीवी को रिप्लेस करने वाले हैं हमारे लैपटॉप्स हो गए या फिर स्मार्टफोन, और काफी हद तक लोग कर रहे हैं। टीवी कम देखते हैं, अब वो फोन और टैबलेट्स या फिर लैपटॉप का या जो है ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब बात अगर देखो मैं स्मार्टफोन की करूं तो आप खुद मुझे बताओ कि पिछले 5 या 6 सालों के अंदर स्मार्टफोन इंडस्ट्री ने भाई टेक्नोलॉजी में इनोवेशन के नाम पर क्या ही उखाड़ कर हमारे सामने लाकर रखा है। क्योंकि देखो गाइस, अगर आप खुले दिमाग से खुद सोचोगे ना तो आपको खुद ही पता होगा कि भाई 2 साल 3 साल पहले जिस तरीके के प्रोसेसर या फिर रैम या इंटरनल स्टोरेज हमें देखने को मिलती थी, भाई आज की डेट में भी लगभग वैसी ही मिलती जुलती हमें देखने को मिल रही है। अब बात अगर मैं सॉफ्टवेयर भी कर दूं तो भाई देखो, रिसेंटली सैमसंग ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपने बहुत से फोन्स में ना 7 साल एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अब भाई सैमसंग ने कर दिया, ऑब्वियस बात है दूसरी कंपनी को भी ये करना पड़ेगा। तो अब देखो, हार्डवेयर के जो सेक्टर है उसमें इनोवेशन नहीं बचा, सॉफ्टवेयर के सेक्टर में अब ज्यादा कुछ खास इतना इनोवेशन नहीं बचा हुआ है, जिसकी वजह से आप ये बोलो कि नहीं मुझे तो अपना स्मार्टफोन को रिप्लेस ही करना है। रही बात एआई की, हाँ मान रहा हूं भाई, एआई जो टेक्नोलॉजी है वो 2 या 3 साल और ज्यादा सर्वाइव करा देगी इंडस्ट्री को। फोल्डेबल फोन आ रहे हैं, चलो 1-2 साल उसके भी मान लो, लेकिन उसके बाद क्या भाई, उसके बाद इस सेक्टर में ज्यादा बड़ा इनोवेशन के नाम पर अब कुछ बचा नहीं है। और देखो, ये मेरे शब्द नहीं है, बल्कि खुद स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज अब अपने प्लेटो फेज में आ चुकी है, जहां पर अब इनोवेशन के नाम पर बहुत ही छोटी मोटी चीजें बची हुई हैं इस इंडस्ट्री में। और ये रीजन है जिसके चलते हुए आगे आने वाले कुछ ही साल में, यानी आप 6 साल ले लो, 7 साल ले लो, इसके बाद है ना स्मार्टफोन इंडस्ट्री पूरे तरीके से कोलैप्स कर जाएगी। और देखो गाइस, ये बात पूरे तरीके से साफ है कि जहां पर इनोवेशन और प्रॉफिट मार्जिन नहीं होती है ना भाई, वो कोई सा भी सेक्टर हो वो नहीं चलता है। तो अब आप बोलोगे कि ठीक है भाई, फिर स्मार्टफोन को रिप्लेस कौन करेगा? तो देखो, अभी अभी जो हमें इंडिकेशन मिल रहे हैं मे बी वो होंगे वियरेबल ग्लासेस। हाँ, मुझे पता है कि अभी इनका जो साइज है और वेट है वो काफी ज्यादा है, लेकिन अगेन देखो, जब भी टेक्नोलॉजी मार्केट में नहीं आती है उसका साइज भी ज्यादा होता है, वेट भी ज्यादा होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हम इसके साइज को छोटा कर रहे हैं। तो मे बी आगे आने वाले 6 साल 7 साल के बाद है ना, स्मार्टफोन तो शायद मार्केट में आपको देखने को ना मिले। हाँ, उसकी जगह पर हम कुछ इस तरीके के वियरेबल ग्लासेस या कोई और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल जरूर कर रहे होंगे। एंड अगेन
भाई ये मेरे शब्द नहीं है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं। तो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि क्यों आगे आने वाले कुछ ही समय में भाई स्मार्टफोन पूरे मार्केट से गायब क्यों होने वाले हैं। गाइस अगर आप इंडिया के पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स के बारे में सर्च करोगे ना, तो आप ये पाओगे कि भाई इंडिया के 20 टॉप जो 20 मॉन्यूमेंट्स होंगे ना भाई, उनमें से 6 या 7 मॉन्यूमेंट्स तो ऑलरेडी हॉन्टेड ही घोषित कर दिए गए होंगे। एंड इवन शायद ये चीज आपको शॉक लगेंगे, मतलब शॉकिंग लगे, लेकिन टेक्निकली ना इंडिया पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी कंट्री है जहां पर हॉन्टेड मॉन्यूमेंट्स की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। जस्ट लाइक भानगढ़ फोर्ट, शनिवार वाड़ा फोर्ट, सिंहगढ़ फोर्ट, अग्रसेन की बावली, ताजमहल, मलचा महल, डिसूजा चौल। और भाई देखो ये लिस्ट यहीं पर ही नहीं थमती है। टेक्निकली अगर इस लिस्ट के सारे ही नाम मैं आपको बताने लगूं तो मुझे खुद 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर खड़ा हुआ होगा कि फिर भाई इंडिया के साथ आगे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं भाई वो हॉन्टेड ही होते हुए चले जा रहे हैं। मतलब पहले जो मॉन्यूमेंट्स हॉन्टेड नहीं थे, आज की डेट में भी बहुत से हमें आर्टिकल्स या फिर बहुत सी ऐसी स्टोरीज सुनने को मिलती हैं जिसमें उन्हें भी हॉन्टेड ही प्रूव किया जाता है। तो आखिर यहां पर ऐसी आइडेंटिटीज क्यों जनरेट हो रही हैं? तो देखो गाइस, बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल क्रिएटर, मैं पहले ही उन लोगों से माफी मांग लूं कि मैं आपकी फीलिंग्स को डिसरेस्पेक्ट नहीं करने वाला हूं जिन्होंने एक्चुअली में वहां पर कुछ फील किया है। बट देखो यहां पर मैं सिर्फ साइंटिफिक एस्पेक्ट की ही बात कर सकता हूं, मैं कहीं सुनी बात को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर देखो अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि भाई मुझे साइंस को फेवर करना है, और साइंस जिस दिन मान लेगा कि हाँ भूत प्रेत जैसी चीज होती है, शायद मैं वो सबसे पहला क्रिएटर होऊंगा जो इस चीज को आपसे क्लियर करेगा। तो चलो अब सारी चीजों को साइड में रखते हुए साइंटिफिक वे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंडियन मॉन्यूमेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो देखो गाइस, इसे समझने के लिए ना हमें साइंस के एक ऐसे सेक्टर में कदम रखना पड़ेगा जो खुद काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और वो है वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो गाइस, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही सिंपल है, जो इस बात को बताता है कि इस दुनिया में जितनी भी लिविंग स्पीशीज मौजूद हैं वो सर्टेन अमाउंट में एनर्जी को कैरी करती हैं। अब वो एनर्जी पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव, ये डिपेंड करता है कि भाई एक्चुअली में उसके अंदर के वाइब्रेशन कैसे हैं। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप ज्यादा खुश रहते हो, दूसरे लोगों की हेल्प करते हो, उन्हें भी खुश रखते हो, तो आप अपनी एनर्जी के वाइब्रेशन को उसी हिसाब से चेंज कर लेते हो। और इसलिए भी बड़े से बड़े लोग, आप मतलब इस बात को कहते हुए आपने जरूर सुने होंगे कि जो शख्स ज्यादा खुश रहता है ना, वो यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी को और ज्यादा अट्रैक्ट करता है। और भाई साहब, ये कोई मनगढ़ंत कहानी तो है नहीं, ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि इस थ्योरी के सबसे बड़े जो समर्थक थे ना, वो खुद निकोला टेस्ला थे, और उन्होंने इस बात को प्रूव भी किया था कि यूनिवर्स की हर चीज में वाइब्रेशन होता है। और देखो गाइस, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी ना एनर्जी की इस वाइब्रेशन को फील करना भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप मुझे खुद ही इस बात को बताओ कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम कभी किसी अननोन पर्सन से मिलते हैं और उससे ना हमें काफी ज्यादा नेगेटिव सी वाइब आती है, मन भारी सा होता है और अंदर से लगता है कि यार इससे दूर ही रहना सही है। अब देखो, इसके पीछे का ये रीजन होता है कि वो जो इंसान है ना, वो अपनी एनर्जी के वाइब्रेशन को उस हिसाब से चेंज करे बैठा हुआ है जो हमारी एनर्जी के वाइब्रेशन से मैच नहीं करता। एज अ रिजल्ट हमें हैवीनेस फील होती है, अजीब सा फील होता है, और उस इंसान के पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो अब देखिए गाइस, यहां तक तो आपके एनर्जी और उसके वाइब्रेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो पूरे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं कि भाई फिर आखिर इंडियन मॉन्यूमेंट्स के साथ ऐसी क्या गड़बड़ है। तो देखिए गाइस, ये जो इंडियन मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई ये 2 या 3 साल में बनकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि देखो इन मॉन्यूमेंट्स को बनाने में ना कई साल लगते हैं। तो बहुत सी बार क्या होता था कि इनको बनाने वाले मजदूर भी उसी जगह पर खत्म हो जाया करते थे। तो बहुत सी बार तो इंटेंशनली भाई उन्हें जानबूझकर वहीं खत्म कर दिया जाता था। तो देखो, इस केस में क्या होता है कि अक्सर इन जगहों पर ना एनर्जी का एक बहुत बड़ा ऐसा वाइब्रेशन भी मौजूद होता है जो टेक्निकल बेसिस पर हमें चीजों को हॉन्टेड होने का आभास दिलाता है। इसके साथ ही देखो गाइस, यहां पर अगर आप इस चीज को नोटिस करोगे तो आप ये पाओगे कि इंडिया में जितने भी हॉन्टेड प्लेसेस हैं, वहां पर क्या होगा कि टूरिस्ट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ना बहुत बड़े एरिया को वहां पर बंद कर दिया जाता है। मतलब इन सारे ही मॉन्यूमेंट्स में आपको बहुत से ऐसे रूम्स, तहखाने या फिर बहुत बड़े बड़े ऐसे एरिया देखने को मिलेंगे जहां पर हम इंसान चाहकर भी एंटर नहीं कर सकते। अब देखो, इस केस में क्या होता है कि जब आप अच्छे खासे बड़े एरिया को बंद कर देते हो तो वहां पर बैट्स या फिर अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स जो हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और ये बात तो देखो साइंटिफिकली प्रूव है कि जो बैट्स होती है ना, ये वही एनर्जी के उस वाइब्रेशन को कैरी करती हैं जो हम इंसानी वाइब्रेशन से बिल्कुल ही अलग होता है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए खुद बड़ी बड़ी रिसर्च इस बात को प्रूव करती है कि जहां भी यानी जिस भी एरिया में बैट्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में मौजूद होंगे ना, सबकॉन्शियसली आपको वहां पर काफी ज्यादा अजीब या फिर डर सा फील होने लगेगा। तो टेक्निकली देखो गाइस, आपने इंसानों के आने जाने को वहां पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया, आपने एनर्जी के उस वाइब्रेशन को वहां पर बढ़ा दिया जो हम इंसानों की एनर्जी से मैच नहीं करता। तो उस सिचुएशन में इंसान को घबराहट होना, बेचैनी होना या फिर भ्रम होना काफी ज्यादा इजी है। और मेरी इस बात को प्रूव करके दिखाता है क्वांटम मैकेनिज्म।
जो साइंटिफिकली प्रूव करके देता है कि एनर्जी की फॉर्म को और एक्चुअली में एनर्जी हमें कैसे फील होगी, इसे चेंज किया जा सकता है एनर्जी की रेजोनेंस को चेंज करके। एंड इवन साउंड वेव्स भी भाई ना इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि देखो साउंड वेव्स भी रेजोनेंस और वाइब्रेशन के दम पर ही हमें अलग अलग तरीके की चीजों की आवाजों को सुनाती है। एंड इवन अगर साउंड वेव के वाइब्रेशन या फिर रेजोनेंस को आप चेंज कर दोगे ना, तो वो चेंज हम इंसानों को आसानी से डरा भी सकता है। और टेक्निकली यही काम हॉन्टेड मूवीज या फिर शोज में हमें डराने के लिए किया भी जाता है। तो क्या सिर्फ एनर्जी के वाइब्रेशन को चेंज करके किसी भी इंसान को डराया जा सकता है, या उसके दिल में एक भ्रम को या दिमाग में एक भ्रम को जनरेट किया जा सकता है? साइंटिफिकली यस। तो अब देखो, अब लास्ट में आपके दिमाग में आया होगा कि चलो भाई ठीक है, मान लिया कि ऐसा हो सकता है, तो फिर ये चीज इंडिया के मॉन्यूमेंट्स में ही क्यों हो रही है? विदेश में भी तो मॉन्यूमेंट्स हैं, वहां ऐसी चीजें हमें काफी कम देखने को क्यों मिलती हैं? तो देखो गाइस, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है हमारे मॉन्यूमेंट्स को मेंटेन रखने की गाइडलाइन। अब देखो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में नॉर्मली ये होता है कि जब भी कोई भी मॉन्यूमेंट्स है अगर वो डैमेज होना शुरू होता है तो तुरंत ही उस एरिया को बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो मॉन्यूमेंट्स को उसी ही कंडीशन में या उसी ऑथेंटिक रूप में रखना चाहती है जिसमें एक्चुअली में वो थे। बात विदेशों की अगर आप करोगे, आप खुद उठाकर देख लो, वहां पर क्या होता है कि अगर कोई भी चीज डैमेज होती है ना, तो वो उसको नई टेक्नोलॉजी से चेंज कर देते हैं। जैसे वो सीमेंट लगा देंगे, इंडिया के अंदर पुराने मॉन्यूमेंट्स में सीमेंट का यूज ना के बराबर होता है। सेकंड क्या करेंगे, वो सीलिंग लगा देंगे, वो आज की डेट की लाइट्स लगा देंगे। इंडिया में ये नहीं होता भाई। इंडिया में क्या होगा कि जितने भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स होंगे ना आज की डेट में भी, उसका 50 या 50% से ज्यादा एरिया हर बार ही बंद कर दिया जाता है। विदेश में क्या होता है कि जब आप घूमने जाओगे, किसी मॉन्यूमेंट में जाओगे, तो वो रिपेयर करते रहते हैं और वहां का 98% जो एरिया होता है वो टूरिस्ट के लिए खुला हुआ होता है। इसीलिए ये इतना बड़ा मेजर जो डिफरेंस है वो जनरेट होता है, क्योंकि इंडिया में अगर इतना बड़ा एरिया बंद है, अजीब सा टर्म है पर बोल रहा हूं, तो वहां ना ऐसी नेगेटिविटी, मनहूसियत वाली सी फीलिंग आती है, क्योंकि वो एनर्जी का वाइब्रेशन वहां जनरेट हो रहा है। फॉरेन में कंट्रीज में क्या है, सब कुछ खुला है भाई, वो जा रहे हैं इजीली, वहां पर मैनली एनर्जी है, तो वहां पर आपको ये चीज फील नहीं होगी। और ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, जिसके चलते हुए जितने एरिया को आप बंद करते जाएंगे, साफ सफाई नहीं करेंगे, वहाँ अलग इंसेक्ट फील होंगे। जब जब आप उन एरियाज में घुसने की कोशिश करेंगे, आपको डर भी लगेगा, आपको घबराहट भी होगी, आपको बेचैनी भी होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे खुद से बताओ, 2024 खत्म होने वाला है, 2025 लगने वाला है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं, क्यों आज तक भी कोई ऑथेंटिक प्रूफ हमारे सामने नहीं आया? आएगा भी नहीं भाई, क्योंकि ये चीज रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। ये एनर्जी का फ्लक्चुएशन है जिसे आप खुद फील कर सकते हो। आपको महसूस होगा कि वहां कोई है, मैंने कोई देखा, मैंने किसी को, पर एक्चुअली वहां कोई था नहीं। ये एनर्जी का लोचा है। सो आई होप गाइस आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर क्या है इंडियन मॉन्यूमेंट्स के साथ प्रॉब्लम और क्यों ये हमें काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड से लगते हुए जा रहे हैं, और क्यों हॉन्टेड लिस्ट में ये जो लिस्ट हमारी ये लंबी होती हुई चली जा रही है। आई होप गाइस जो मैं समझाना चाहता था वो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझसे इंटरेक्शन बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।